और सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राहुल पालीवाल, मैं रहने वाला मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर, एक छोटे से कस्बे, एक छोटे से शहर का हूं और उस शहर का नाम है खंडवा। दोस्तों, आज मुझे मौका मिला है डियर लाइफ की ओर से, और सच कहूं तो मैं इस काबिल नहीं मानता अपने आप को। मैं सच में इस काबिल नहीं हूं कि मैं ऐसे सेशन कर पाऊं। सच में मुझे नहीं पता कि मेरे लीडर्स लोगों ने, हमारे चेयरमैन सर ने और हमारी कंपनी के साथी लोगों ने क्या देखा मुझ में कि मुझे ये इतना बड़ा अवसर दिया। दोस्तों, जब मैं अभी 2 दिन पहले पहली बार मैं सुना, जब मैंने प्रमोद सर का मैसेज देखा कि मेरा नाम आया 7 तारीख के लिए अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए, दोस्तों मैं ना, खलबली मच गई मेरे अंदर और मैं उस दिन रात भर सो नहीं पाया। सच कहूं, मैं परसों के दिन रात भर सो नहीं पाया। मतलब मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हो गया था कि वाकई में मैंने थोड़ा बहुत अगर कुछ अच्छा किया है तो शायद इसीलिए मुझे मौका मिला। लेकिन मैं नहीं जानता कि मैंने क्या अच्छा किया कि इतने बड़े मंच पर मेरे लिए ये पैसे से भी बढ़कर है। अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर कोई करोड़ रुपया भी दे दे तो भी मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। मैं बोलूंगा ये करोड़ रुपए से ज्यादा है मेरे लिए, क्योंकि आज पूरा भारत मुझे सुनने वाला है, पूरा भारत मुझे सुनने के लिए बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और धीरे से और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। मैं देख रहा हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर कि हर जगह एक से ज्यादा लोग बैठे हैं, पूरा गुरुकुल फुल है। तो आज लगभग 1000 के आसपास लोग सुनेंगे। मैं वादा करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को कि अगले 1 से 1.25 घंटे आपको मैं बांधे रखूंगा। मैं वादा करता हूं आप सभी को कि अगले 1 से 1.25 घंटे आपको मेरी एक भी बात जो मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि आइला ये तो मेरे बारे में बता रहे हैं सर, मैं भी तो ऐसे ही था, मैं भी तो ऐसा ही हूं, मेरे पारिवारिक स्थिति भी तो ऐसी ही है, मेरा घर भी तो ऐसे ही था। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक आपको पता है, सक्सेस स्टोरी। देखिए, मैं अपने आप को उस लेवल का तो नहीं मानता कि मैं बहुत सफल हो चुका हूं, लेकिन शुरुआत करता हूं अपने जन्म से। कब मैं इस दुनिया में आया, कैसे मेरा इस दुनिया में आगमन हुआ, कैसे मैं इस धरती पर प्रकट हुआ। तो दोस्तों, वो दिन था मंगलवार का। आज भी मुझे याद है। मुझे तो याद नहीं था क्योंकि ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया था और मेरी बहन और मेरे बड़े भाई ने, जो मेरे बड़े पापा के बेटा और बेटी है। वो दिन मंगलवार का था और उस दिन घर में कोई भी अवेलेबल नहीं था। 27 जुलाई का दिन, आज से लगभग लगभग 27 वर्ष पहले, 27 साल पहले, 27 साल पूरे नहीं हुए, हो जाएंगे इस साल में। तो आज से लगभग लगभग 27 साल पहले मंगलवार के दिन में एक घर में एक लेडी, जो बड़ी ही मतलब बहुत ही बढ़िया लेडी थी, लेकिन वो गर्भवती थी, गर्भवती महिला थी और उनको वो प्रेग्नेंट थी और उनको एक बच्चा होने वाला था। आखिरी उनका समय चल रहा था और उस दिन उस घर में कोई भी नहीं था। अगर आज से 27 साल पहले की बात करें तो मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी का कोई साधन नहीं हुआ करता था। आज से 27 साल पहले किसी प्रकार से संचार नहीं कर सकते थे। आज सोचिए, आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन आज से 27 साल पहले ऐसा नहीं था। ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी, फोन नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे। उस दिन घर में वो महिला और 2 छोटे छोटे बच्चे थे ओनली, और एक की उम्र थी 8 साल और एक की उम्र थी 7 साल। दोस्तों, मुझे भी यकीन नहीं होता है कि ये जो बात थी वो सच है, लेकिन कल के दिन मैंने इस बात के प्रमाण को लिया और मैंने इसको पहचाना। मतलब मैंने इसकी कंफर्मेशन की कि क्या ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों, वो महिला आखिरी मोमेंट पर थी कि उनका 9वां महीना कंप्लीट हो रहा था, 9 महीने लग चुके थे बेबी होने को, और वो उस दिन घर में अकेली थी और बच्चे थे 2। दोस्तों, एकदम से उनको मतलब क्या कहेंगे, एकदम से उनको दर्द उठा। अब जब बच्चा होने वाला होता है तो जो परिस्थिति बनती है महिलाओं के साथ, वो परिस्थिति उनके साथ बनना होना शुरू हुई। घर में कोई नहीं है, अगल बगल में कोई नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, क्या करें। तो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने उन 2 बच्चों को ये ताकत दी और वो 2 बच्चे क्रमशः 8 साल की लड़की और 7 साल का लड़का, छोटे छोटे 8 साल और 7 साल के बच्चे उस महिला को घर से लगभग लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर, आधा किलोमीटर के आसपास की दूरी पर पैदल लेकर गए। मतलब पकड़ कर। आप सोचिए कितनी हिम्मत वाली होगी वो महिला जो पैदल गई
लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर, और वहां पर जाकर थोड़ी ही देर के बाद, लगभग आधे से 1 घंटे के बाद, एक एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ दोस्तों। वो दिन था 27 जुलाई का और मंगलवार का दिन था, और वो बच्चा मैं हूं। अगर मेरे 8 साल के भाई और बहन और भाई नहीं होते तो शायद उस दिन पता नहीं क्या होता, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था उस दिन। कल ही मेरी दीदी से बात हुई, कल ही मैंने इस चीज का प्रमाण लिया, इस चीज की सत्यता जानी। मैंने दीदी को फोन लगाया, मैंने बोला कि दीदी कल मेरी ना एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग होने वाली है, पूरे भारत के लोग सुनेंगे। मुझे ना कई बार ना यकीन नहीं होता है क्या ऐसा ही हुआ था। तो मेरी दीदी सबसे पहले तो काफी देर तक हंसी मुझ पर, और वो मुझे बोली कि बेटा ऐसा ही हुआ था। जब मैं 7 या 8 साल की थी और भैया 6 या 7 साल के थे, उस दिन ऐसा हुआ था, घर में कोई भी नहीं था, और मम्मी को, मतलब वो मेरे बड़े पापा के बेटा और बेटी है, मेरी मम्मी उनकी चाची लगी। तो चाची को हम लेकर गए थे अस्पताल, और अस्पताल लेकर गए, मैं ऐसे कंधे पर ऐसे पकड़ के चाची को लेकर गई, और भैया बगल में चल रहे थे, हम दोनों लेकर गए। दोस्तों ये मोमेंट, मतलब अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता। कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, है या ना। भगवान की मर्जी थी तभी मैं इस दुनिया में आया, है या ना। भगवान की मर्जी थी कि मैं इस दुनिया में आऊं, भगवान की मर्जी थी कि मैं आज आपके सामने इस सेशन को दे पाऊं, भगवान की मर्जी थी। कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो वाकई में ये भगवान की ही मर्जी थी कि मैं उस दिन उस विपरीत परिस्थितियों में इस दुनिया में आऊं, और आज आप लोगों के सामने ये सेशन करने का मुझे अवसर मिले। दोस्तों मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा, मेरे पिताजी कहां से उठकर मुझे आज इतना बड़ा किया, उन्होंने पाला पोसा और बड़ा किया। तो दोस्तों एक छोटे से गांव, खंडवा नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से 17 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। मेरा परिवार वहीं का था। मेरे पापा की प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई, और उनको पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से, अच्छा माहौल ना मिलने की वजह से उनको शहर में आना पड़ा, खंडवा शहर में आकर रहना शुरू करना पड़ा। दोस्तों मेरे फादर कक्षा 9वीं से खंडवा शहर में आकर रहना शुरू किए, और मुझे आज ये बोलने में कोई शर्म नहीं है कि मेरे फादर कक्षा 9वीं से ही एक दूध की दुकान में काम किया करते थे। एक दूध की दुकान में काम करना शुरू किया, वो जैसा मुझे बताते हैं। और शुरुआती दौर में वो क्या करते थे, वो केन धोने का काम करते थे। आपने देखी होगी दूध की दुकानों में जर्मन की एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी केनें होती है, उसको धोने का काम करना होता है। तो ऐसी उन केनों को धोने से उन्होंने अपने अपने करियर की, मतलब अपने आप की शुरुआत की। क्यों बता रहा हूं दोस्तों, आप सोच सकते हैं मैं किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूं। आप सोच सकते हैं कि मैं किस छोटे से परिवार से, मतलब आप मुझे लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कह सकते हैं। मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी को आज से 35 साल पहले, ये 35 साल पहले की बात है, दूध की केने धोने का काम मिला था। और आज 35 साल तक से आज भी मेरे फादर उसी दुकान में काम कर रहे हैं। पिछले 35 वर्षों से मेरे फादर आज भी उसी दुकान में काम कर रहे हैं। दोस्तों ये बताने के पीछे का क्या मकसद है, मैंने उनको देखा कि एक दूध की दुकान में काम करते 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 आज उन्होंने अपने परिवार में, अपने समाज में और खंडवा शहर में अपनी एक छोटी मोटी और अपनी पहचान बनाई, अपनी इज्जत बनाई। आज उनको पूरे समाज में इज्जत मिलती है। कहते हैं ना, हर व्यक्ति के हीरो कौन होते हैं, मैं कहता हूं हर व्यक्ति, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनके हीरो उनके पापा है। यस और नो, मेरे हीरो भी मेरे पापा है। बचपन से मैं उनको देखता आया हूं, वो कितनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन को शुरू किया और हमको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। और दोस्तों मैं क्या कहूं, वो मेरे लिए हीरो से कम नहीं है। आइए मैं बताता हूं अपने बारे में 2 शब्द। मेरी प्रारंभिक शिक्षा कहां से शुरू हुई, तो खंडवा का एक एरिया है रामनगर, मेरा घर वहां पर है वर्तमान में। 13 बाई 33 मतलब लगभग 400 स्क्वायर फीट के छोटे से मकान में, 2 कमरों के छोटे से मकान में हम अपने रहा करते थे। हमारी शुरुआत हुई छोटे से 400 स्क्वायर फीट के छोटे से घर में हम रहा करते थे। दोस्तों क्या बताऊं, जब बारिश का मौसम होता था ना, वो जो घर था वो हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी का घर था। हाउसिंग बोर्ड एक सरकारी संस्था है
जो छोटे छोटे घर बनाकर देती थी, तो एक रूम ही बना के देती थी, एकदम छोटा सा रूम, लगभग 13x10, 13x15, 13x12 का, 13x15 का, ऐसा एक छोटा सा रूम था। और पीछे थोड़ी सी जगह खाली होती थी, वो बना ली थी मेरे फादर ने धीरे धीरे करके, जैसे तैसे पैसे को जोड़ तोड़ के इधर उधर से अरेंज करके। दोस्तों जब बारिश होती थी ना, मुझे आज भी याद है बचपन में जब बारिश होती थी तो घर ना शावर बन जाता था। शावर, शावर मतलब जिससे नहाते हैं, आया ना, पूरे घर में ऊपर बूंद बूंद हो जाती थी, बारिश का पानी बूंद की तरह पूरे छत के ऊपर आ जाता था। और दोस्तों हमको बिस्तर गीले ना हो, इसके लिए बिस्तरों पर पन्नी रखनी पड़ती थी ताकि पानी बिस्तरों पर ना गिरे और हम लोगों को सोने में दिक्कत ना हो रात को। दोस्तों सोच सकते हैं आप, पानी बिस्तरों पर ना गिरे इसलिए पन्नी लगानी पड़ती थी। और कहीं कहीं पर हमको पतेलियां रखनी पड़ती थी, पतेली, जो पतेलियां जिसमें चाय बनती है ना, वहां पर वो पतेलियां रखनी पड़ती होगी। आप रिलेट कर रहे होंगे मुझसे मेरी इस बात को, कई सारे लोग मुझे देखकर ये महसूस कर रहे होंगे कि सर हमारे यहाँ भी तो ऐसा ही है, हाँ या ना। तो दोस्तों मैं आपसे कुछ अलग नहीं हूं, पतेलियां रखते थे और पतेली रखकर हम पानी को रोकते थे ताकि जमीन गीली ना हो, हमको सोते समय दिक्कत ना हो। दोस्तों कई वर्ष हो चुके, कई वर्षों तक हमारे घर में पलंग भी नहीं आ पाया था, पलंग तक नहीं था, हमको ना जमीन पर ही सोना पड़ता था, जमीन पर ही सोना पड़ता था। दोस्तों ऐसे पारिवारिक बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। शुरुआत में मेरे फादर हमको बचपन से बताया करते हैं कि मैंने जो नहीं किया ना मेरे बच्चे वो करें, ये मुझे ऐसा फील होता है मेरे पापा के एटीट्यूड में। तो दोस्तों उन्होंने, बहुत ज्यादा तो पैसा नहीं था उनके पास कि मुझे बहुत अच्छी बड़ी स्कूल में वो भर्ती करा पाते। मेरे फादर के पास में जो भी परिस्थितियां थी उसके अनुसार उन्होंने मेरी ही कॉलोनी में, मेरे घर के थोड़ी सी दूर, जैसे आप भी कहीं पर रहते हैं, आप अपने गांव में रहते हैं, आप अपने शहर में अपने मोहल्ले में रहते हैं, तो कई बार आपके घर के बगल में या आसपास में एक छोटी मोटी स्कूल चल रही होती है, वहीं के लोकल लोग चला रहे होते हैं। तो दोस्तों मुझे भी मेरे मोहल्ले की एक छोटी सी स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। उस स्कूल का नाम था निर्मला बाल निकेतन। दोस्तों नाम में ही बाल निकेतन है, सोच सकते हैं ये बताने के पीछे का मकसद क्या है। मैं एक हिंदी माध्यम स्कूल से पढ़ा लिखा लड़का हूं दोस्तों, एक हिंदी मीडियम स्कूल से, लेकिन आज लगभग 1000 लोग मुझे सुन रहे होंगे, हिंदी माध्यम स्कूल से मैं पढ़ा हूं। मेरी स्कूलिंग नर्सरी से लेकर तो 8वीं तक उसी छोटी सी स्कूल में हुई जो एक कॉलोनी में हुआ करती थी। वहीं पर 30-35 बच्चे मेरी क्लास में पढ़ा करते थे। बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, कोई बहुत ही, मतलब मैं बहुत टॉप ग्रेडेड स्टूडेंट नहीं हूँ, बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ अपनी क्लास का, अपनी स्कूल का। मेरे से ज्यादा अच्छे पढ़ने लिखने वाले, मेरे से ज्यादा अच्छे टॉपर बच्चे मेरी स्कूल में हुआ करते थे। फर्स्ट टू 8th मेरी वहां तक पढ़ाई हुई। सुबह स्कूल लगती थी, कई बार तो ऐसा होता था मैं बचपन में स्कूल से भागकर घर आ जाया करता था, क्योंकि स्कूल घर से लगभग लगभग कुछ कुछ ही दूरी पर हुआ करती थी, कुछ ही दूरी पर हुआ करती थी, है ना। क्या मेरी आवाज सबको प्रॉपर पहुंच रही है? ऐसा करके बताएंगे। ओके ओके, थैंक यू। एक्चुअली ब्रांच ऑफिस की लाइट चली गई, मुझे लगा मैं कट तो नहीं गया। तो चलिए, तो मैं पहली से 8वीं क्लास तक एक छोटी सी स्कूल में, हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ाई किया हूँ, जिसमें हमको संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। और दोस्तों उसके बाद एक्चुअल लाइफ मैंने उसके बाद देखी। क्यों? क्योंकि 8वीं तक लगभग 12-13 साल का हो चुका था मैं, तब तक मैं अपने मोहल्ले से बाहर जाने में डरता था। 12-13 साल का मैं हो चुका था, मैं अकेले कहीं जाने से डरता था, क्योंकि मेरा जो घर है, छोटे शहरों में होता है कि मार्केट से अगर दूरी पर घर है तो डर लगता है मार्केट जाने में, तो मुझे डर लगा करता था अकेले में कैसे जाऊंगा, ये सोचा करता था मैं। तो दोस्तों मेरा 8वीं तक वहां पढ़ाई हुई। उसके बाद में मुझे अब 9वीं से 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई करनी थी। तो अब मोहल्ले में तो स्कूल नहीं थी कि मैं 9वीं के बाद 8वीं के बाद की पढ़ाई कर सकूं, 8th के बाद की। तो मुझे अपने घर से लगभग लगभग 7.5-8 किलोमीटर दूर पर एक स्कूल थी, वहां पर दाखिला मिला, वहां पर मुझे दाखिला दिलाया गया। और वह जो स्कूल थी वो एक अर्ध सरकारी स्कूल थी, अर्ध सरकारी, ध्यान रखिएगा। अगर मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं तो आपको पता होगा, सरकारी स्कूलों में ऊपर सफेद शर्ट और नीचे खाकी पैंट पहनना पड़ती है, हाँ या ना। ऊपर सफेद शर्ट और नीचे खाकी पैंट, खाकी पैंट और सफेद शर्ट पहनकर मुझे स्कूल, मुझे बहुत मतलब अलग ही फीलिंग आती थी यार, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, पढ़ाई तो करनी है। सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहन कर, और मुझे आज भी याद है कि मैं अक्सर
जब स्कूल जाया करता था तो नीचे पैरागॉन की स्लीपर चप्पल पहनकर, जिसमें नीली बत्तियां होती है और नीचे सफेद कलर का सोल होता है, ध्यान आ रहा होगा आपको, बचपन में मिला करती थी, मैं वो पहनकर जाया करता था। कई बार तो जूते तक नसीब नहीं हो पाते थे दोस्तों। ये बताने के पीछे का क्या मकसद है, आप सोच सकते हैं मैं कहां से बिलोंग करता हूं। मैंने फर्स्ट स्कूल लाइफ में 10वीं क्लास तक कभी भी फर्स्ट हैंड किताबें मुझे नहीं मिली। फर्स्ट हैंड किताबें क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेरे एक जस्ट ऊपर मेरे बड़े भाई है, मुझसे 1-1.5 साल के आसपास बड़े हैं वो, 1-1.5 साल। तो वो अगर दूसरी में जाते थे तो तब मैं पहली में होता था, जब वो थर्ड में जाते थे तो मैं सेकंड में आ जाता था। तो 10वीं क्लास तक मुझे सेकंड हैंड मतलब भैया की किताबों से पढ़ना पड़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। साइकिल तक नसीब नहीं हो पाई, 8वीं क्लास तक मेरे पास साइकिल नहीं थी। 9वीं क्लास में मुझे मेरे पापा ने साइकिल दिलाई, मैं नहीं जानता कहां से दिलाई, मैं नहीं जानता कहां से पैसा उनके पास आया, क्योंकि मैं इतना तो समझता हूं कि वो इतनी इनकम नहीं कर पाते थे, लेकिन हो सकता है वो अपने सपनों को साइड करके हमारे को सब कुछ दिला दिया करते थे। तो मुझे साइकिल मिली 9वीं क्लास से, और उस साइकिल से मैं आना और जाना मिलाकर लगभग 15 किलोमीटर के आसपास मैं स्कूल जाया करता था। जब मैं साइकिल चलाता था ना और नीचे नीली बत्ती वाली पैरागॉन की चप्पल पहनता था, तो दोस्तों पैंट एकदम ऊपर, साइकिल चलाओगे तो नीचे से पैंट ऊपर हो जाएगी, है ना? तो दोस्तों वो पैंट ऐसी ऊपर हो जाती थी तो बड़ा ही ऑड लगता था, बड़ा ही बुरा लगता था, लेकिन क्या करें, अपनी फीलिंग किसी को शेयर नहीं कर पाते थे। मुझे आज भी याद है कि साल भर में एक बार ही कपड़े मिलते थे, साल भर में एक बार, पूरे साल भर में एक बार कपड़े दिलाए जाते थे। मतलब 12 महीने में एक बार मुझको नए कपड़े मिलते थे, जो दिवाली पर अधिकतर दिलाए जाते थे। दोस्तों ऐसा मेरा बचपन रहा। 10वीं क्लास में मेरे गणित में, मैथ्स विषय में 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ गए। मैं भी नहीं जानता कैसे आ गए, 100 में से 100 नंबर आए। तो सबने बोला कि ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं था। हमारे घर वालों को क्या लगता है, अगर हम फर्स्ट डिवीजन बना लेते हैं ना, तो हमारे घर वालों को लगता है कि यार हमारा बच्चा ना टॉप कर गया, अपनी क्लास में सबसे पहला नंबर आया। उनको, वो कितने भोले हैं, उनको ये भी नहीं पता सही तरीके से कि फर्स्ट डिवीजन और टॉप करने में बड़ा अंतर होता है। जब मैं अपने घर वालों को बताता था कि मैं फर्स्ट डिवीजन आया हूँ, मेरा इतना परसेंट बना है, तो उनको ऐसा लगता था कि यार हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ब्रिलियंट है, हमारा बच्चा तो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है, अपनी क्लास में अव्वल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, कोई मार्गदर्शन नहीं था, कोई बैठाकर समझाने वाला नहीं था, कोई बिठाकर राय देने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि ये करने से ये अच्छा होगा आने वाले भविष्य के लिए। तो जो दुनिया कर रही थी वही हमने करना शुरू किया, और 11वीं क्लास में मैंने मैथ्स विषय ले लिया, क्योंकि गणित में 100 में से 100 आए थे। आज भी नहीं, मतलब आज भी नहीं पता कि वो कैसे आ गए, बस वो आ गए थे भैया। तो 11th और 12th मैथमेटिक्स से पढ़ाई की, जहां 10वीं क्लास में 78% मतलब 78% मार्क्स आए थे। 10th में वो 63% रह गए, 12th में वो 63% रह गए। दोस्तों उसके बाद की अगर कहानी बताऊं, तो 12वीं की पढ़ाई करने के बाद में अब कॉलेज में पढ़ाई करना है। जैसा मैंने कहा, कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि इस शहर में जाके पढ़ाई करो, उस शहर में जाके पढ़ाई करो। जो चल रहा था वो चलते रहा। कई सारे मेरे बीच में दोस्त, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल है जो मुझे सुन रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है, जो चल रहा है चलने दो। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, और मेरे कई दोस्तों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन करने का प्लान किया, तो मैंने भी बोला चलो मैं भी इंजीनियरिंग बन जाता हूँ। वो भेड़ चाल की एक बात सुनी होगी कि भेड़ चाल चलना, मैंने भी वही किया कि मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। खंडवा का एक छोटा मोटा कॉलेज, शायद ही उस कॉलेज को कोई अच्छे से पहचानता हो, जानता हो, श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, खंडवा के उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन एडमिशन लेने के पहले एक कहानी है, मैं जरूर बताना चाहूंगा। मेरे परिवार में इतना पैसा नहीं था कि मेरे फादर मुझे इंजीनियरिंग करा पाते, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में आता हूं। तो हम लोग, मुझे आज भी याद है, मैं और मेरे फादर बैंक गए थे लोन लेने के लिए। मैं बैंक उनके साथ गया था। उनको ऐसा लगता था कि मेरा बेटा ब्रिलियंट है पढ़ने में, 63% में ब्रिलियंट नहीं होते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता था फर्स्ट डिवीजन आता है मतलब ब्रिलियंट है। हम लोन लेने गए, मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं उसको कभी नहीं भूलता। उस बैंक के मैनेजर ने
कहीं ना कहीं एक बेइज्जती फील कराई थी कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लोन चुका सको, और उन्होंने लोन देने तक से मना कर दिया। क्योंकि मेरे फादर जिस दूध की दुकान में काम करते थे, वहां की एक पर्ची बनवा के लेके गए थे, मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है कि पे स्लिप मिलेगी, एक पर्ची, लिखित पर्ची बना के लेके गए थे दुकान के नाम से, और उसमें 6,000 रुपए महीना उनकी तनख्वाह हुआ करती थी। मतलब 30 साल के आसपास काम करने के बाद, 30 साल देने के बाद उनकी तनख्वाह 6,000 रुपए मात्र हुई थी, 30 साल देने के बाद। सोच सकते हैं दोस्तों। तो उस बैंक के मैनेजर ने हमको मना कर दिया कि हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे, और हम निराश होकर घर वापस आ गए दोस्तों। लेकिन मेरे फादर ने पता नहीं कहां से, मुझे आज भी मुझे ऐसा लगता है, वो उन्होंने आज तक नहीं मुझे बताया, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि इधर उधर से पैसा मांग कर, इधर उधर से पैसा अरेंज करके मुझे पढ़ाई करवाई। तो ये था मेरा दोस्तों कॉलेज में एंट्री लेने के समय का, अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि कैसे मैं कॉलेज में एडमिशन लिया। बैंक ने लोन तक नहीं दिया क्योंकि इतनी आमदनी नहीं हुआ करती थी, उनको भरोसा नहीं था कि मैं लोन चुका पाऊंगा, और उन्होंने लोन देने से मना कर दिया। दोस्तों ये मेरी कहानी थी, मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। अब आइए, उसके 1 साल के बाद मुझे डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में आने का अवसर मिला। ये डायरेक्ट सेलिंग मुझे कैसे मिली दोस्तों? मैं अपने घर में बहुत ही कैजुअल लड़का हुआ करता था, सच बताऊं तो कोई सीरियसनेस नहीं, कोई मतलब सीरियसनेस नहीं थी भविष्य को लेकर, करियर को लेकर। मुझे मेरे एक परिचित ने बोला फोन लगा के कि भाई आजा चाय पियेंगे, और मैं चाय पीने के लिए चला गया मार्केट में, घर से लेकर मार्केट में। एक दुकान हुआ करती थी जहां पर मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ टाइम बिताया करता था, चाय की दुकान पर। उसने मुझे वहां पर बुलाया, मुझे इनविटेशन नहीं किया गया, मुझे बस बुलाया गया और एक चाय पिलाई गई, और उसके बाद बोला चल मैं तुझे एक सर से मिलाकर लेकर आता हूँ। मैंने बोला हाँ चलो सर के पास, अपन भी चलते हैं। मैं एक्साइटेड था क्योंकि मुझे उसने बहुत अच्छे से बोला था कि मिलाता हूं सर से, बढ़िया लगेगा। अब दोस्तों कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है या ना? आप सभी लोगों ने डियर लाइफ के बिजनेस प्लान को देखा, आप सभी लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के काम को जाना, तो आप बढ़िया लेवल में किसी होटल में बैठकर सुने होंगे, गुरुकुल में बैठकर सुने होंगे, अच्छे से आपको आने के लिए मौका मिला होगा। मुझे आज भी याद है दोस्तों, जिस जगह में मुझे बुलाया गया था वो थे खंडवा का बड़ा बम। खंडवा का बड़ा बम नाम की एक जगह है, उसके पास में एक बिल्डिंग है, और जिस दिन मुझे प्रेजेंटेशन के लिए लेकर जाया गया था उस दिन उस बिल्डिंग में काम चल रहा था। क्या काम चल रहा था? करीब 3 से 4 फ्लोर की वो बिल्डिंग थी, और उस बिल्डिंग में सीढ़ियां टूट, एक फ्लोर की सीढ़ियां टूट गई थी। फर्स्ट फ्लोर ऊपर जाना है और बीच में लगभग 4, 5, 6 सीढ़ियां टूटी हुई थी क्योंकि काम चल रहा था। और दोस्तों अगर आप में से कोई होता, मैं गारंटी देता हूं कई सारे लोग वही देखकर बोलते कि भैया अभी नहीं, बाद में आऊंगा मैं, अभी कैसे। और वो गुरुकुल था तीसरे फ्लोर पे, मुझे आज भी याद है, एक छोटा सा गुरुकुल था तीसरे फ्लोर पर, और मुझे बिना सीढ़ियों के ऊपर जाना है। दोस्तों वो दिन मुझे आज भी याद है कि मेरे मेरे उस परिचित, वहां पर और भी 2-3 लोग आ गए थे। होते हैं ना, जब किसी को प्लान दिखाने के लिए हम गुरुकुल लाते हैं तो ऑलरेडी हमारे 3, 4, 5, 10, 20 डिस्ट्रीब्यूटर अभी पहले से मौजूद रहते हैं, है या ना? तो मुझे उस परिचित ने क्या किया, पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, बिल्डिंगों की जो दीवारें होती थी बाहर से पाइप लगे होते थे। पहले की पुरानी बिल्डिंगों को अगर आप देखेंगे तो बाहर से पाइपलाइन लगी होती थी, ऐसे मोटे मोटे लोहे के पानी के पाइप लगे होते थे, और वो दीवार में ही फिट होते थे। दोस्तों मेरा एक दोस्त क्या किया, मुझे नीचे से ऐसा पकड़ा, मुझे नीचे से एक दोस्त धक्का दे रहा है, ऊपर से एक बंदा मुझे मेरे हाथ को पकड़ रहा है, और मैं मेरे पैरों को उस पाइप पर रखकर ऊपर चढ़ रहा हूं। सोचिए दोस्तों मुझे कितना बेहतरीन इनविटेशन दिया गया होगा, कि मेरे अंदर इतना एक्साइटमेंट था कि इस परिस्थिति में भी मुझे एक बंदा नीचे से धक्का दे रहा है, एक बंदा ऊपर से खींच रहा है, और मेरा पैर पाइप के ऊपर है, गिर ना जाऊं। उसके बाद भी मैं ऊपर जाके प्रेजेंटेशन देखने के लिए तैयार हो गया। उसका कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं मुझे इन्विटेशन तगड़ा दिया गया था। दोस्तों ऊपर जाने के बाद में एक्साइटेड था, एक्साइटेड बहुत था, लेकिन क्या हुआ, अंदर घुसते से मैं फुल टू चार्जिंग मेरी डाउन हो गई। कारण वो जो गुरुकुल था ना, वो एकदम 10 बाई 10 का छोटा सा अंधेरा कमरा था, और उसमें एक पुराना सा टेबल रखा था, पुराना सा डेस्कटॉप रखा हुआ था, और उसके सीपीयू से वायर कटे फटे, इधर से वायर को चूहे ने कतर के रखा था, उधर से वायर नहीं चूहे को कतर के रखा था, ऐसा वो माहौल था। और दोस्तों मेरा प्रेजेंटेशन शुरू हुआ,
1 डेढ़ घंटे मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया गया। मैं आज भी बोलूंगा, उस दिन मैं प्रेजेंटेशन में केवल बैठा था, मेरा मन वहां नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं पूरे टाइम सोचता रहा, साला ऊपर तो चढ़ गया, नीचे कैसे उतरूंगा, नीचे कैसे उतरूंगा। मैंने एक बात नहीं सुनी, मैंने एक बात भी ढंग से नहीं सुनी दोस्तों। इस बात से एक सीख भी मैं आपको देना चाहूंगा। 90% चांसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं, आप जिसको इनविटेशन करके बुलाते हैं ना, वो व्यक्ति कई बार ठीक तरीके से कुछ सुनता ही नहीं है, ठीक तरीके से कुछ उसको समझ ही नहीं आता। पता नहीं वो कौन से टेंशन में, वो अपने घर के कोई टेंशन में, अपने दोस्त की किसी टेंशन में, अपनी गर्लफ्रेंड के टेंशन में, अपने बॉयफ्रेंड के टेंशन में आया हो, आई हो, और आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, आपको लग रहा है धमाका प्रेजेंटेशन हुआ। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति कुछ नहीं सुनता और कुछ नहीं समझता। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरा पूरा ध्यान था, भैया नीचे कैसे उतरूंगा, चढ़ तो गया हूं ऊपर। फिर जैसे तैसे प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, मैं अपने दोस्त को गाली मार रहा हूं, साले तू कहां ले आया मेरे को, है मेरे को नीचे कैसे उतारेगा, क्या रस्सी बांध के नीचे उतारेगा। दोस्तों लेकिन मैं नीचे उतरा और नीचे आया, उसने मुझे भरोसा दिया। मैंने बोला ठीक है यार, चलता है, कोई बात नहीं, और मैं अपने घर चला गया, वो उसके घर चला गया। दोस्तों लोगों का फॉलोअप होता है या ना। मैं अपना फॉलोअप कराने खुद आ गया। कैसे? अगले ही दिन में मेरे पापा को लेकर पहुंच गया कि पापा चलो, मुझे एक बढ़िया काम समझ में आया है, मुझे वो करना है। मैंने वो मेरे पापा को लेकर आ गया। अगले दिन वो सीढ़ियां बन चुकी थी, अगले 1 या 2 दिन छोड़कर था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मेरे पापा को लेकर आया, मेरे पापा ने पूरे काम को जाना, पूरे प्रेजेंटेशन को समझा, उनका फॉलोअप हुआ। और फॉलोअप के बाद मेरे पापा घर गए और बोला कि ये ले बेटा पैसे, जाके जुड़ जा, जाके ज्वाइन कर ले। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? ज्यादातर लोग करते कि पैसा लाते और पैसा लाके दे देते अपने सर को। हाँ या ना? हाथ खड़ा करके बताएंगे, ऐसा ही करते ना? डेफिनेटली 99% लोग ऐसे ही करते। लेकिन मेरे पापा मुझे पैसा दे रहे हैं, जा बेटा कर ले, और मैं बोल रहा हूँ पापा रुक जाओ, अभी थोड़ा बाद में देखेंगे। इतना कैजुअल व्यक्ति था मैं। मेरे पास पैसा है, मेरे फादर पैसा दे रहे हैं, मैं नहीं जानता कहां से लेकर आए, लेकिन दे जरूर रहे हैं। लेकिन मैं मना कर रहा हूं, रुक जाओ पापा, अभी नहीं करना मुझे सर का फोन आया कि भाई आपको वो पेमेंट लेकर आना था, क्या हुआ पेमेंट का? तो मैं सर को बोल रहा हूं, सर मेरे पास पैसा नहीं है, झूठ बोल रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या आपको लोग ऐसा बोलते हैं? हाँ, आपको भी लोग ऐसा बोलते हैं, समझ जाइएगा। 90% से ज्यादा लोग झूठ बोल रहे हैं, पैसा नहीं है। मेरे हाथ में पैसा था, ये हाथ में पैसा रखा है, इधर घर के फोन पर फोन आया, क्योंकि उस समय तक मेरे पास खुद का फोन भी नहीं हुआ करता था, बता देता हूं मैं आपको, है या ना। घर के फोन पर फोन आया, तो मैंने फोन उठाया, सर ने बोला भाई जल्दी से आ जाओ, आपका वो कंप्लीट कराना है, सीट चले जाएगी। तो मैंने बोला सर पैसा नहीं है। दोस्तों मुझे आज भी याद है, 1 तारीख का दिन था, मैंने इस काम के बारे में जाना था, प्रेजेंटेशन सुना था डायरेक्ट सेलिंग प्रोग्राम के बारे में, और 31 तारीख के दिन मैंने ज्वाइन किया था। मतलब पूरा पूरा 1 महीना मैंने घुमाया, पूरा पूरा 1 महीना मैंने, अगर मेरे शहर की भाषा में बोलूं तो टरकाया, उनको पागल बनाया, सीनियर लोगों को पागल बनाया। दोस्तों 1 महीना मुझे पकड़ के रखा गया, और 1 महीना पकड़ के रखा गया, उसके बाद मैं ज्वाइन किया। 1 महीने तक मुझे छोड़ा नहीं गया। दोस्तों मेरे सपने नहीं थे, मेरा कोई ड्रीम नहीं था, मेरे को कोई इस काम से कोई तरक्की नहीं करनी थी, इतना मैंने जाना भी नहीं था। तरक्की किसको करनी थी? तरक्की करनी थी उन सीनियर को, तरक्की करनी थी उन सीनियर को अपने सपने पूरे करना थे, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ के रखा। दोस्तों तो यहां पर एक बात सिखाना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर आपकी टीम कोई प्रेजेंटेशन कराती है और अगर आप उसको छोड़ दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आपको लोगों को पकड़ के रखना है। मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके पास होगा जो आपको मना कर रहा होगा, लेकिन वो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद ज्वाइन करे, ये मैं गारंटी देता हूं। मेरे सपने नहीं थे, सपने थे उस सीनियर के, मेरे ड्रीम्स नहीं थे, ड्रीम्स थे उस सीनियर के, चाहत थी उनकी, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ के रखा। और आज मैं आपके सामने हूं, वो सीनियर कोई और नहीं, वो लीडर कोई और नहीं, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सुशांत नारायण दुबी सर है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। अगर सर मुझे पकड़ के नहीं रखते, अगर सर मुझे पकड़ के नहीं रखते, तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता। तो जर्नी शुरू हुई, 1 महीने तक झुलाने के बाद, 1 महीने तक घुमाने के बाद, पागल बनाने के बाद मैं ज्वाइन किया, और डायरेक्ट सेलिंग में आकर मैंने काम करना शुरू किया।
दोस्तों शुरुआत बड़ी कैजुअल हुई, जैसा कि मैंने बताया। मैं ट्रेनिंग लेने नहीं जाता था, मैं बहानेबाजी करता था, मैं फोन नहीं उठाता था, मैं सीनियर को बोलता था मेरे ये काम है, मेरे घर में वो काम है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं था, क्योंकि मुझे सच में नहीं होता था। मैं शुरू के 6 महीने तक इसी तरीके से सीनियर को घुमाते रहा। कभी आ गया, एक दिन आता था 4 दिन गायब हो जाता था, एक 2 दिन आता था 8 दिन गायब हो जाता था। ऐसे सारे कांड मैंने किए जो यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग करते थे, करते होंगे। ऐसा करना बंद कर दीजिए दोस्तों। ये आपके भविष्य के लिए, ये आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत स्टॉप कीजिए इसको। कि आप एक दिन आते 4 दिन गुरुकुल नहीं जाते हैं, इसको तुरंत स्टॉप कर दीजिए दोस्तों। मैंने भी इसको तुरंत स्टॉप करने की ठानी। कब ठानी, एक्चुअली में कब मैंने ये माइंडसेट किया कि मुझे ये काम करना है। एक समय भोपाल में, जहां आज मैं खड़ा हूं जिस शहर में, वहां पर एक प्रोग्राम था। मुझे प्रोग्राम में बुलाया गया, मैं प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हुआ और मैं प्रोग्राम में पहुंचा। मैंने देखा कि वो जो प्रोग्राम हो रहा है ना, उस प्रोग्राम में लगभग 1500 से ज्यादा लोग थे। पूरा ऑडिटोरियम फुल था, पूरे ऑडिटोरियम में लोग थे, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गाने बज रहे हैं, सम्मान मिल रहा है लोगों को। एक सम्मान समारोह का प्रोग्राम मैंने भोपाल के कैंपियन स्कूल में देखा। मैं आपको बता देता हूँ, कैंपियन स्कूल भोपाल के 10 नंबर के पास में कैंपियन स्कूल हुआ है आज भी। उस इवेंट को मैंने वहां पर अटेंड किया और उस इवेंट के बाद मेरे माइंड को मैंने चेंज किया। उस इवेंट को देखने के बाद मैंने अपने आप को चेंज किया कि नहीं, अब मुझे बहानेबाजी नहीं करना है, अब मुझे इस काम को करने के लिए आगे जाना है। दोस्तों बहुत सारे लोग काम नहीं करते। आपको मैं बोलना चाहूंगा, आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करते ना, उनको आप अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाइए। आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करते, उनको कोई भी हॉल प्रोग्राम छोड़ने मत दीजिए। पता नहीं कब किसे क्या कौन सी बात अच्छी लग सकती है, ये मैं नहीं जानता। मुझे वो प्रोग्राम से समझ में आ चुका था कि जिंदगी तो यही है यार, जिंदगी तो डायरेक्ट सेलिंग में ही है। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, मैं उस प्रोग्राम को देखने के बाद महसूस किया कि हो सकता है बहुत सारे लोग आईएएस ऑफिसर की फाइट कर रहे हो, बहुत सारे लोग आईपीएस ऑफिसर के लिए फाइट कर रहे हो, बहुत सारे लोग बड़ा डॉक्टर बनने के लिए फाइट कर रहे हो, लेकिन मैंने फील किया यार जिंदगी तो डायरेक्ट सेलिंग में ही है। क्योंकि आप अगर एक शहर के कलेक्टर हो मान लेते हैं, आपके ऊपर आपकी आपकी तनख्वाह ठीक ठाक है, ओके, लाख 1.5 लाख 2 लाख हो सकता है कलेक्टर को तनख्वाह मिलती होगी आज के समय में, लेकिन दोस्तों उनकी जिंदगी में सुकून बोलकर कुछ नहीं है। ये मैंने फील किया, सुकून बोल के कुछ भी नहीं है। कोरोना बढ़ रहा है ना शहर में, तो गाज गिरती है कलेक्टर के ऊपर, है या ना? तो ये कलेक्टर ने कोरोना थोड़ी ना बढ़ाया, लेकिन गाज तो उस पर ही गिरेगी, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको उसका डिमोशन कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये दोस्तों दोस्तों बड़े बड़े अधिकारी लेवल के लोगों की जिंदगी में सुकून तक नहीं है। एक डॉक्टर, एक बड़ी सी डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट, बहुत पैसा कमाती है, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है। क्यों सुकून नहीं है? अगर रात को 2 बजे कोई इमरजेंसी केस आता है ना, तो उनको भागना पड़ता है। भाई बच्चा टाइम देखकर नहीं होता, है या ना? कि भैया दिन में ही होना चाहिए, रात में बच्चे नहीं पैदा होंगे। दोस्तों एक एक गायनोकोलॉजिस्ट रात को 2 बजे अपनी गहरी नींद में सो रही थी और उसको फोन पे फोन आ रहे हैं कि भैया सीरियस कंडीशन है, आपको ही आना पड़ेगा। उसको अपनी नींद को त्याग कर, उसके अपने चेन को त्याग कर जाना पड़ता है। मैं किसी प्रोफेशन को छोटा नहीं दिखा रहा हूं और ना ही खराब बोल रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैं अपनी व्यक्तिगत विचारधारा बता रहा हूं। मैंने देखा कि सुकून कहां है जिंदगी में। सुकून की जिंदगी नहीं है दोस्तों, सम्मान नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये सम्मान मैंने फील किया कि यस, इस काम को करने से ये सम्मान और वो सुकून मुझे मिल पाएगा। मैं सुकून की नींद सो पाऊंगा रात में, मैं टेंशन वाली नींद नहीं सोऊंगा कि मैं अगर अब इस जिले का आईपीएस ऑफिसर हूं, मतलब एसपी हूं, तो मेरे जिले में ना दंगा नहीं होना चाहिए, इसका मेरे को टेंशन नहीं होगा। लेकिन उनको होता है ये टेंशन। दोस्तों सुकून नहीं है लोगों की जिंदगी में। मैंने ये बात फील की और मैंने अपने सारे पीछे के दरवाजे बंद करने का एक डिसीजन लिया कि अब मैं करूंगा तो केवल डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, अब मैं बढ़ूंगा तो केवल डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ूंगा दोस्तों। और मैंने ठान लिया और मैंने बढ़ना शुरू किया। तो दोस्तों मैंने बढ़ना तो शुरू कर दिया। शुरुआत में ना बड़े जुनून, बड़े पैशन और बड़े मतलब एक्साइटमेंट के साथ काम करना शुरू किया।
हम लोग इनकम तो देखते ही नहीं थे। मुझे आज भी याद है, हम पैसा नहीं देखते थे कितना आ रहा है कितना नहीं है, हम पागलों की तरह बस काम करते थे। हमको चाहिए था कि मेरी टीम, हॉल प्रोग्राम होगा ना तो मेरी टीम से ना पूरा हॉल भरा होना चाहिए, हॉल प्रोग्राम होगा ना तो सबसे ज्यादा मेरी टीम होना चाहिए। ऐसा पागलपन के साथ काम करते थे। एक ही लेग में काम होते चले जा रहा है, एक ही लेग में काम बढ़ते चले जा रहा है, दूसरे लेग की कोई, दूसरे तीसरे लेग की कोई संभावना ही नहीं। क्यों? काम करते जा रहे हैं पागलों की तरह, ये नहीं देख रहे कि भाई क्या करने से पैसा आएगा। तो दोस्तों, इस बात को बोलने के पीछे का मकसद है पागलों की तरह काम करना पड़ेगा, पागल बन के। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं लिव लाइक अ डॉग, ओ सॉरी, वर्क लाइक अ डॉग एंड लिव लाइक अ प्रिंस। मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया हूं मेरी जिंदगी के लिए। लोग कहते हैं कुत्ते की तरह काम करो, मैं कहता हूं कुत्ते की तरह काम मत करो, पागल कुत्ते की तरह काम करो। और एक और अपडेशन, साला अड़ियल पागल कुत्ते की तरह काम करो। अड़ियल पागल है काम के लिए, अड़ियल पागल कुत्ता। वो अड़ियल पागल कुत्ता, एक होता है पागल कुत्ता जिसको आप पत्थर मारोगे ना वो भाग जाएगा, रोड पे देखते होंगे आप। और एक होता है अड़ियल, साला कितना ही पत्थर मार लो वो भागेगा नहीं, आपको काटने के लिए दौड़ेगा, है ना। तो काम में भी ऐसी अड़ियलपना होना चाहिए, कुछ भी हो जाए करके दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए बन के दिखाएंगे। इस तरीके से काम करना शुरू किया। पैसा आए पैसा नहीं आए ये देखते ही नहीं थे, और बस अड़ियल की तरह काम करते थे। आज तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को देखता हूं मैं कि भाई 1600 रुपए आ गया तो एक महीना मोटिवेशन, उसके बाद डिमोटिवेशन। अरे ये कैसी बात है यार। आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, आपको जीवन भर का सोचना पड़ेगा। आप एक दो दिन के लिए डियर लाइफ में नहीं आए, एक दो महीने के लिए डियर लाइफ में नहीं आए, आपको लंबा सोचना पड़ेगा। मेरे फादर को मैंने देखा 35 सालों से एक दुकान में काम कर रहे हैं, 35 सालों से आज भी उसी दुकान में काम कर रहे हैं। मैंने देखा मेरे से ये नहीं होगा भाई, मैं एक नौकरी में बंद के नहीं रह सकता जिंदगी भर। मुझे ऐसा कुछ काम करना है जिसमें अल्टीमेटली सफलता मिले। जब मैं मेरे 4 दोस्तों के सामने खड़ा रहूं ना, जब मैं मेरे 4 दोस्तों के बीच खड़ा रहूं तो मेरी एक अलग से पहचान होनी चाहिए। अलग, वो लोग भी बोले यार किया तो तूने किया, जिंदगी तो तूने बनाई है, यस और नो। इस एटीट्यूड में आप सब लोगों को काम करना पड़ेगा। मैंने भी इसी एटीट्यूड में काम करना शुरू किया दोस्तों। और जब डियर लाइफ बनी दोस्तों, क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत गलतियां भी करी, लेकिन गलतियों को सुधारने का एटीट्यूड रखते थे, सरेंडरिंग एटीट्यूड रखा सीनियर के सामने। कभी भी होशियारी नहीं दिखाई, कभी भी होशियारी नहीं, मतलब होशियार नहीं बने। हमेशा आज भी मैं अपने सीनियर के सामने पूरा समर्पित रहता हूं और जिंदगी भर रहूंगा, ये मैं अपने आप से कमिटमेंट किया हूं। दोस्तों, अगर आप कोई गलती करते हो उसको सरेंडर करो, अगर आप कोई गलती करते हो उसको एक्सेप्ट करो, वो सुधारी जा सकती है। हमारे चेयरमैन सर भी बोलते हैं संस्कार बदले जा सकते हैं, है या ना। तो संस्कारों को बदलने के लिए आपको एक फैसला करना पड़ेगा, यस और नो, अच्छे संस्कार अपनाने के लिए। तो दोस्तों, मैंने भी शुरुआत की। मुझे आज भी याद है अगस्त सितंबर 2018 में मेरे पास केवल 4 लोग थे, मेरे पास 4 डिस्ट्रीब्यूटर बचे थे। मुझे आज भी याद है वो दिन, उन 4 लोगों का नाम भी मैं बोलूंगा, आज भी मेरे साथ वो है, मिस्टर हर्षित माकोड़े, मिस्टर ओम प्रकाश गाडगे, मिस्टर दीपक राठौर और मिस्टर दीपक भारदेव। ये मेरी टीम के 4 बंदे जो केवल अकेले 4 थे। और दोस्तों, डियर लाइफ जब शुरू हुई थी, हम भोपाल शहर में स्ट्रेंजर मीटिंग किया करते थे। मुझे आज भी याद है मैं स्ट्रेंजर मीटिंग किया करता था। मैं शाम को कोचिंग लगा लिया था, सितंबर के महीने की बात बता रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर के महीने की। मैं शाम के वक्त कोचिंग जाया करता था। कोचिंग जाने का इंटेंशन था कि मुझे वहां से लिस्ट मिल जाए, मुझे वहां से लोग मिल जाए। सुबह 7 बजे तैयार होकर 7:30 8 बजे मैक्सिमम मैं भोपाल में डीआईजी बंगलो के पास एक करोद नाम की जगह है, वहां पर स्ट्रेंजर मीटिंग करने जाया करता था। टारगेट लेकर जाता था कि मुझे दिन में अभी 2 घंटा, और ऐसा भी नहीं कि मुझे 4 घंटा 5 घंटा वही करना है दोस्तों, 1-1.5 घंटा स्ट्रेंजर करता था। क्योंकि मेरी एक लेग में टीम थी काफी सारी, दूसरे लेग में कुछ भी नहीं होता था, तो उसके लिए तो मुझे काम करना था। और उस एक लेग की टीम को भी ट्रेनिंग करना है, वो मैं ही करूंगा। उनके प्लान शो होना चाहिए तो मैं ही करूंगा। तो 8 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक मैं रोज स्ट्रेंजर किया करता था जाके, और रिटर्न आके फिर मैं ट्रेनिंग दिया करता था, प्लान शो किया करता था। कई बार लगातार प्लान शो हो जाते थे, कई बार फॉलोअप किया करता था। ऐसे काम को करना मैंने शुरू किया। या यकीन मानिए मेरे पास केवल 4 लोग थे, और मेरी
इनकम के लिए मुझे सोचना पड़ रहा था कि क्या करूं अब मैं। दोस्तों, मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि ऐसी मेहनत करूंगा, ऐसा काम करूंगा कि मैं सब कुछ बन करके दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगा, मध्य प्रदेश में एक नाम बन के दिखाऊंगा। और दोस्तों, मैंने ना दिन देखा ना रात देखा, मैं रातों को ट्रेवल करना शुरू किया। रातों को ट्रेवल करना मतलब मैं आज भी मैं दिन में ट्रेवल करना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है दिन में अगर मैं ट्रेवल करूंगा, दिन में अगर मैं सेक्टरों में जाऊंगा तो वो समय खराब होगा। इसलिए मैं रात को ट्रेवल करना शुरू किया। रात में ट्रेन में सफर करता था, क्योंकि भोपाल से अगर मुझे बुरहानपुर जाना है ना तो 7-7.5 घंटे का समय लगेगा। मैं रात को ही ट्रेवल करता था। तो रातों को ट्रेवल करना और दिन में जाके काम करना शुरू करना। मुझे आज भी याद है दिसंबर जनवरी की बेहद खतरनाक ठंड। और होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक शहर है, भोपाल के बगल में होशंगाबाद में हमारा गुरुकुल नहीं हुआ करता था। मेरे पास दीपक भारदेव सर थे अकेले, और उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। और कहाँ शुरू किया? उनके घर में। उनके घर में छोटा सा एक रूम था, वहां पर काम करना शुरू किया। दिसंबर की बात बता रहा हूं, 2018। दोस्तों, मैं एक 100 रुपए की लॉज में रुका करता था, 3-3 4-4 दिन 100 रुपए की लॉज में, 100 रुपए वाली लॉज में रुका करता था। और दोस्तों, भर ठंड में मुझे लॉज में ठंडे पानी से, और आप मध्य प्रदेश आएंगे ना, इधर नॉर्थ में आएंगे ना और मिडिल इंडिया में, तो आपको पता चलेगा कितनी भयानक ठंड होती है। मुझे 7 बजे नहाना पड़ता था। मैं 7 बजे ठंडे पानी से नहा रहा हूं। मैं जब पानी डाल रहा हूं ना, बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन क्या करे, बिना नहाए तो काम नहीं कर सकते ना। मैं 7 बजे, दीपक भारदेव जी मुझे लेने आते थे, उसके पहले मैं तैयार हो जाया करता था। उसका उसका अगर प्रमाण देखना है तो आप दीपक भाई से पूछ सकते हैं। वो आने से पहले मैं तैयार हो जाया करता था। खाने का कोई ठिकाना नहीं है, लॉज में रुक रहा हूँ एक छोटा सा कमरे में, खाने का कोई ठिकाना नहीं, कहां से खाना आएगा, कहां से। कई बार तो कचोरी, एक कचोरी पर मैंने दिन गुजारे हैं। ये मैंने किसी को नहीं बताया, ये मैंने किसी को भी नहीं बताया, ये आज पहली बार मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा मैंने शुरू किया। मैंने ठान लिया था कि भैया, आज आप कोई गलती करी, आप कोई कमी करी तो मैं शायद पिछड़ जाऊंगा। और दोस्तों, मैं उस साल 2018-19 के साल में मध्य प्रदेश में टॉप 5 अर्नर में मैं आ गया। मध्य प्रदेश में हजारों लोगों में मैं ऊपर के 5 लोगों में था अर्निंग करने के मामले में। मैं उस लेवल पर आया, और उस लेवल पर आने के लिए मैंने खूब मेहनत की। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं रात में ट्रेन में सफर कर रहा था। भोपाल से मुझे बुरहानपुर जाना था। मेरे पास पैसे नहीं थे, जनरल की टिकट ली थी मैंने, उतने ही पैसे थे, जनरल की टिकट ली। और इतनी भीड़ थी ट्रेन में, इतनी भीड़ थी कि मैं ना जनरल में बैठने के मतलब मैं चढ़ भी नहीं पा रहा था, इतनी भीड़। पहले जब कोविड नहीं हुआ करता था, जनरल में भीड़ कैसी होती थी याद कीजिए, खतरनाक। कई बार पैर रखने की जगह नहीं। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं स्लीपर बोगी में चढ़ गया। मुझे आज भी याद है कि मुझे टीसी ने एक थप्पड़ मारा था। मुझे आज भी याद है, मुझे उस रात टीसी ने एक थप्पड़ मारा था। मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपने आप को संभाला। मैंने बोला यार ठीक है, गलती भी तो मैंने ही की है। बिना बिना पैसे के मैं चढ़ गया, पैसा होता तो मेरा चालान बना देता, लेकिन पैसे भी नहीं थे। वो बड़ा बेकार सा टीसी था, एक थप्पड़ खा लिया मैंने। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं ये बात, जाके बिंदास काम किया। रात में 3 बजे पहुंचता था, कई बार 2 बजे, कई बार 3 बजे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है गुरुकुल ऑटो करके, चलिए ठीक है, वो भी किया। और दोस्तों, काम किया, मेहनत किया। और उस साल 2019 में मैं बोनस अचीवर बना 40,000 रुपए का डियर लाइफ के जो बीवी मैचिंग बिजनेस प्लान में। और जिंदगी में पहली बार मुझे डियर लाइफ से 2019 जून 9 जून से लेकर 11 जून के दिन, अब मतलब मेहनत जो करी थी ना उसका फल मिलना शुरू हो गया। आप मेहनत करोगे ना तो उसका फल मिलना धीरे से शुरू होगा। दोस्तों, फल मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। सॉरी, आपको भी मिलेगा, धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, धीरज रखिएगा, आपको भी मिलना शुरू होगा। मुझे मिलना शुरू हुआ 2019 9 जून से 11 जून। मैं एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी फिल्म सिटी हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी गया, डियर लाइफ की तरफ से, हमारे ग्रेट लीडर्स के माध्यम से, उनके सपोर्ट से, उनके गाइडेंस से। उसके बाद अगर बात करूं तो
2019 में ही 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त 2019 मेरी लाइफ में पहली बार और मेरे मेरे पूरे खानदान का पहला लड़का बना जो फ्लाइट में बैठा और डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठा और मैं यात्रा किया थाईलैंड की। और दोस्तों मुझे गर्व होता है ये बताने में कि मैं अकेला थाईलैंड नहीं गया, मेरी टीम के भी कई सारे लोग थाईलैंड गए थे। और साथ में यहाँ के बिजनेस प्लान की ताकत देखिए कि डियर लाइफ से जो हमको ट्रेवल फंड मिलता है, उस ट्रेवल फंड के माध्यम से मैं अपने बड़े भाई जो मेरे साथ काम नहीं कर पाते हेल्थ इश्यूज हो जाने की वजह से, और कई बार होता है नहीं कर पाते, तो दोस्तों उनको भी मैं विदेश घुमा के लेकर आया, उनको मैं फॉरेन घुमा के लेकर आया। शायद ही कोई ऐसा होगा छोटा भाई अपने बड़े भाई को की जिंदगी बदल दिया, है ना। तो मुझे अपने आप पर गर्व होता है। पता नहीं भैया को क्या लगता है कि भैया को लगता होगा नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि यार मैं विदेश घुमा के लेकर आया हूँ। तो चलिए ये हुआ, तो अब अचीवमेंट की बरसात शुरू हो गई, फिर रुकने का नाम नहीं लिया। अगस्त में घूम कर आए, आते से ही मुझे आज भी याद है, आते से ही मैंने सितंबर के महीने में एक 32,500 का लैपटॉप खरीदा। उसी लैपटॉप से आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। 2 महीने बाद मैंने 25,000 का मोबाइल खरीदा, रेनो सीरीज का, ओप्पो रेनो सीरीज का, आज वो मेरे पास है। दोस्तों 2020 में ये सब कुछ हुआ। 2020 में और क्या हुआ, एक छोटा सा ना पल आ गया हम सबकी जिंदगी में, और वो पल क्या था, लॉकडाउन। लॉकडाउन लगा था 2020 में मार्च के महीने में। दोस्तों लॉकडाउन लगने के बाद कुछ लोगों की गलत सोच, कुछ लोगों की नेगेटिव एनर्जी और कुछ लोगों की बिना एथिकल प्रैक्टिस करने की नियत की वजह से मेरी लगभग 100 से ज्यादा लोगों की एक्टिव टीम डिस्ट्रॉय हो गई। मतलब 100 से ज्यादा लोग एक साथ डियर लाइफ करना बंद कर दिए, जिसमें करीब करीब 1 से 2 सफायर अचीवर, 1 से 2 रूबी अचीवर, कम से कम 2-3-4 ब्रांड अचीवर, ऐसे लोग थे जो काम बंद कर दिए। 100 से ज्यादा एक्टिव टीम। आप सोच सकते हो आज अगर 100 एक्टिव टीम आपके पास है ना, तो अच्छे से काम करने पर आप 10-12 लाख बीबी रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो। इतनी टीम आफ्टर लॉकडाउन मेरी पूरी की पूरी बंद कर दिया काम करना। अगर मेरे मेरे अलावा कोई और होता तो शायद वो बहुत परेशान हो जाता, बहुत टेंशन में आ जाता। लेकिन भाई मैं ना जिंदगी में कभी भी टेंशन नहीं लेता हूँ। जो होगा देखा जाएगा, बना के दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। भगवान को चैलेंज कर देता हूं कई बार, देख कितने चैलेंज देता है, मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और जिंदगी में आगे बढ़ के दिखाऊंगा। ये मैं अपने एटीट्यूड को रखता हूं। और दोस्तों मैंने बोला गए तो गए, नए बना लेंगे, जाए तो जाए, नए बना लेंगे। दोस्तों यही एटीट्यूड आपको होना चाहिए। अरे रोते रहते हैं लोग, 4 लोग चले गए, 5 लोग चले गए, 8 लोग चले गए। अरे आपके अंदर दम होना चाहिए, आपके अंदर जिगरा होना चाहिए बना के दिखाने का। यस और नो। मैंने नहीं टेंशन लिया, और मुझे ये जिगरा मिला मेरे सीनियर लोगों से, मुझे ये एटीट्यूड मिला मेरे लीडर लोगों से। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूंगा मेरे बड़े भाई, सबसे जिगरी, मेरे सब कुछ। आज दुनिया में सबसे बड़ा अगर मेरे लिए कोई इंसान है तो मेरे लीडर, मेरे दोस्त, मेरे भाई मिस्टर सुशांत नारायण दुबी सर है। दोस्तों ये एटीट्यूड मेरे को उनसे मिला, है ना। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। उनसे मुझे ये एटीट्यूड मिला, और कभी हार नहीं मानेंगे। मुझे ना, मैं जब काम करता हूं ना तो मुझे तड़प होती है। अगर बात करूं एक शराबी को आप शराब ना दोगे तो कैसा वो तड़पेगा ना, तड़प हो जाता है। कई बार आप झुग्गी झोपड़ियों टाइप की जगह में जाओगे ना, तो वहां पर शराबी को शराब नहीं मिलती तो अपनी बीवी को मारता है, पैसे दे कंगन गिरवी रख देता है, कहीं से भी उधार लेकर आता है और ना शराब पीता है। दोस्तों जिस तरीके से शराब पीने के लिए व्यक्ति तड़पता है ना, एक शराब पीने का जो आदी आदमी होता है, उसी तरीके से डियर लाइफ करने के लिए तड़प होनी चाहिए। ये तड़प आपको कामयाब बनाएगी, ये तड़प आपको आगे बढ़ाएगी, ये तड़प आपको कभी भी टेंशन में नहीं आने देगी। जाए 100 की टीम, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से बना लेंगे, फिर से दिखा देंगे, और करने लगे, बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे। 2020 में ही अचीवमेंट की, और भी कम नहीं हुआ भैया। एक 5 स्टार होटल फिर से गए, आगरा के कोर्टयार्ड मेरियट। 2020 दिसंबर 21 दिसंबर, सॉरी दिसंबर का वो महीना था, मुझे तारीख याद है, 22 23 24 3 दिनों का वो हमारा था कोर्टयार्ड मेरियट। 2021 जैसे ही लगा, दोस्तों क्या बताऊं, वो पल मेरी लाइफ के सबसे बेहतरीन पलों में से एक था। उसकी तैयारी लगभग 1.5 महीने पहले से ही शुरू हो चुकी थी, और वो क्या थी, मैं कार खरीदने वाला था।
दोस्तों कार आने वाली थी, मैं उसकी बुकिंग डाला, वो कार 2 शोरूम पर बुकिंग डाला मैं। मुझे आज भी याद है, मैं इंदौर के 2 शोरूमों पर बुकिंग डाला था, एक पटेल मोटर्स और एक और नाम था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, वहां पर बुकिंग डाला। दोनों जगह में 10-10 हजार रुपए की बुकिंग किया। क्यों? मैंने दिसंबर में ही गाड़ी बुक कर ली थी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। क्यों? क्योंकि दिसंबर के बाद मारुति सुजुकी अपने रेट बढ़ाने वाली थी, तो मैंने बोला भाई 25,000 रुपए ऊपर देने से अच्छा क्या है, अभी बुक करके कंप्लीट कर लो ना, है या ना। मैंने बुक किया, बुक तो कर दी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं गाड़ी खरीदने वाला हूं, तो मुझे फाइनेंस के लिए दिक्कत हो रही थी। फाइनेंस कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास चेकबुक नहीं थी। किसी ने बताया नहीं भाई चेकबुक होना चाहिए, है या ना। और बताया भी था तो मैंने माइंड नहीं किया। दोस्तों क्या बताओ, जिस दिन आखिरी दिन था, गाड़ी आज खरीदनी है वरना कल से बढ़ जाएंगे दाम। आपको बता दूं, भगवान का आशीर्वाद रहा, मैं ना बहुत परेशान, बहुत हताश, बहुत निराश होकर मैं घर चला गया। क्यों? बैंक से पासबुक इशू करना है। मुझे किसी ने बताया कि भाई अर्जेंट पासबुक भी मिलती है, बैंक जाओ। मैं बैंक गया, बैंक वालों को बोला भैया पासबुक दे दो, मुझे बहुत अर्जेंट जरूरत है। उन्होंने बोला पासबुक ऐसे नहीं मिलेगी, हम आपको नहीं दे पाएंगे, वो तो घर पे आएगी। दोस्तों मैंने 5 से 7 दिन पहले ऑनलाइन पासबुक को मंगाने के लिए आवेदन कर दिया था, और मैं बैंक से आ रहा हूँ, वो मुझे मना कर दिए। मैं शाम में सोचा अरे यार इतनी बढ़िया अचीवमेंट करने जा रहा हूँ और क्या क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, भगवान है, भगवान कहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और मैं जैसे ही घर पहुंचा और घर पे उतरा कि मेरे मुंह के सामने डाकिया खड़ा है, पोस्टमैन। वो बोल रहा राहुल पालीवाल। मैंने बोला हाँ भाई मैं ही हूँ, ये तुम्हारे लिए कुछ आया है। मैंने बोला क्या है भाई, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है चेकबुक। तो चेकबुक निकली। मैंने सबसे पहले, मतलब मुझे आज भी याद है, मैंने वो शोरूम वाले को फोन लगाया था और सेकंड सुशांत सर जी को फोन लगाया था, सर हो गया काम, अब अपन कार ले लेंगे, अब धमाका लगा देंगे। और दोस्तों अचीवमेंट रुकेगी नहीं। और 5 फरवरी अभी परसों के ही दिन मैं अपनी कार का पहला जन्मदिन मना चुका हूं। 1 साल में कंप्लीट कर चुका हूं। स्विफ्ट कार, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट में खरीद कर 1 साल पूरे कर चुका हूं। और ये केवल और केवल पॉसिबल हुआ डियर लाइफ की वजह से, केवल और केवल पॉसिबल हुआ मेरे लीडर्स की वजह से, ऑल इंडिया लीडर्स की वजह से, कंपनी साथियों की वजह से। दोस्तों मैं 5 तारीख को उसका जन्मदिन मना के कंप्लीट कर चुका हूं। 2021 में जैसे ही कार का जन्मदिन कंप्लीट हुआ, कार खरीदी, 2 दिन बाद मुझे जिंदगी का एक और सफर करने का मौका मिला। तीसरी बार स्टार कैटेगरी 5 स्टार 4 स्टार होटल में रुकने के लिए गोवा जाने के लिए मिला। ऑलरेडी मैं गोवा घूम कर भी आया हूं डियर लाइफ से। वो तारीख थी फरवरी 9 से 11 फरवरी 2021। वापस आकर बढ़िया आगे बढ़ना शुरू किया, काम करना शुरू किया। और दोस्तों लेटेस्ट अभी डियर लाइफ के 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्राइड प्लाजा दिल्ली भी होकर आया। डियर लाइफ ने जितने ट्रिप्स दी मैंने सब अचीव की और सब में गया। मैं भगवान को ये बोला हूं कि आने वाले समय में जितनी भी ट्रिप्स होगी ना, मैं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, मैं जाऊंगा, काम करूंगा, मेहनत करूंगा। हाँ थोड़ा सा कई बार ऐसा हो जाता है बिजनेस में, अप डाउन, थोड़ा सा ऊपर नीचे कम ज्यादा होता रहता है। दोस्तों वो कुछ समय का है, वो थोड़े दिन का है। लेकिन जब आप एक अच्छे तगड़े लेवल पर आगे बढ़ेंगे ना, एक कांस्टेंट इनकम आएगी। मैं आज भी मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं अपनी इनकम से इतना संतुष्ट नहीं रहता हूं। मैं अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं होता कभी भी। मुझे अभी ना बड़े लेवल पर इनकम करनी है, 5 से 10 लाख रुपए महीने तक पहुंचना है कम से कम 1 से 2 सालों के अंदर। मैं उसके लिए तैयार हूं फाइट करने के लिए। आप भी अपने सीनियर लोगों के साथ लगे रहिए, बने रहिए, डटे रहिए, जुटे रहिए, तैयार हो जाइए उस तरीके से काम करने के लिए। तो आइए मैं आपको कैसे यहां तक पहुंचा, कैसे मैं 4-4 बार 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स में, फॉरेन कंट्री में, लैपटॉप मोबाइल, एक बात तो बताना ही मैं छोड़ दिया दोस्तों। लॉकडाउन लगने से पहले मैं अपने घर में एक 2 व्हीलर बाइक भी गिफ्ट कर चुका हूं, आया ना। हमने 2 व्हीलर बाइक भी खरीदी घर में। तो दोस्तों ये भी हुआ। स्टार सिटी प्लस गाड़ी थी टीवीएस कंपनी की। दोस्तों ये क्यों हो पा रहा है, इसका कारण क्या है, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके जरूर दिखाना चाहूंगा। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है?
अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है लैपटॉप की तो प्लीज मुझे। यस सर। ओके, तो आप सबका स्वागत है मेरी दुनिया में। वेलकम टू ऑल माय वर्ल्ड, मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा मानना है कि आप में से कई लोगों को लग रहा होगा सर कहां से इतना सब कुछ कर लिया, इतने कम समय में डियर लाइफ शुरू होने के केवल 2.25 साल में कार ले लेना, 4 बार नेशनल ट्रिप में चले जाना, नेशनल सेमिनार में चले जाना, इंटरनेशनल ट्रिप में चले जाना। उसका कारण क्या है सर? कुछ बताओ ना हमको, कोई जादू की छड़ी बता दो, हैरी पॉटर की तरह कि मैं जादू की छड़ी घुमाऊं और ये सब मुझे भी मिल जाए। सर मुझे आप बता दो, ये शकलका बूम बूम बचपन में आया करता था, शकलका बूम बूम वाला नाटक आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा। वो पेंसिल से कुछ भी बनाता था, उसको वो मिल जाता था। सर ऐसी कोई शकलका बूम बूम वाली पेंसिल दे दीजिए ना कि हम ड्रॉ करें और हमको जो चाहिए वो मिल जाए। सर ऐसा मंत्र बता दीजिए खुल जाओ सिम टाइप का, कि मैं बोलूं और सामने हीरे जवाहरात मोती कर सक्सेस सफलता ये सब मिल जाए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं होती दुनिया में, कोई शकलका बूम बूम वाली पेंसिल नहीं होती, और ना ही कोई खुल जा सिम टाइप वाला मंत्र होता है। आज मैं आपके सामने हूं, आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, तो उसका सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा डियर लाइफ परिवार। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए डियर लाइफ के लिए। ये डियर लाइफ ही है जिसने मुझे आपके सामने खड़ा कर दिया, ये डियर लाइफ ही है जिसने आपके सामने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, ये डियर लाइफ ही है जिसके लिए आज मैं ये सूट पहन पा रहा हूं, ये डियर लाइफ ही है जिसके लिए मैं आज इतना एनर्जेटिक हो पाया हूं। ये प्रमोद सर की लीडरशिप है, भगवान है मेरे लिए, और मैंने नहीं देखा धरती पर उनके जैसा कोई आदमी। भगवान मतलब भगवान से बढ़कर है। मैं नहीं जानता वो क्या सोचेंगे मेरे इस बात पर, लेकिन मेरे लिए तो भगवान से कम नहीं है। मतलब भगवान के मंदिर में चले जाओ या प्रमोद सर से बात कर लो, मेरे लिए आज एक ही बात है। तो मैं जब प्रेफर करता हूं मैं प्रमोद सर से बात कर लेता हूं, मेरे लिए भगवान के मंदिर में जाने जैसा हो जाता है। दोस्तों ये है हमारे लिए प्रमोद कुमार राहुल सर, ये है हमारे लिए डियर लाइफ, ये एथिकल कंपनी जो हमको बना के दी उन्होंने। आप डंके की चोट पर टेबल ठोक कर बोल सकते हो कि इससे बेहतरीन, इससे अच्छी और इससे लीगल काम करने वाली कंपनी भारत में और कोई नहीं होगी, और इससे धमाकेदार लीडरशिप और कोई नहीं होगी। ये मैं वादा करता हूं आप सब लोगों को, और यही मुझे मिला, और मैं जो कुछ भी हूं इसकी वजह से हूं। मेरा कोई कैलिबर नहीं है। अरे कपड़े पहनना तक नहीं सीखे थे हमको इस काम ने करना सिखाया। अरे 2 लोगों के सामने बात नहीं कर पाते थे हम, आज 1000 लोगों के सामने बात कर पाने का मादा दिया इस कंपनी ने, हमारी लीडरशिप ने, हमारे लीडर्स लोगों ने। दोस्तों आपके साथ भी होगा, बने रहिए, जुटे रहिए, डटे रहिए। क्या करना होगा दोस्तों? बदलाव करने होंगे। अगर आप भी डियर लाइफ में कामयाब बनना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी डियर लाइफ में कामयाबी मिले, आप भी चाहते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको भी ऐसे 1000 लोग सुने, इसके लिए आपको कुछ बदलाव करने होंगे। और यही बदलाव मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कारण रहा, और मैं ये हर दिन करता हूं, हमेशा करता हूं। सबसे पहला बदलाव, आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड का इंसान बनना पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा सोच को पॉजिटिव रखना है, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए। एक कहानी है मेरे पास, मैं जरूर आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक प्रदेश का राजा हुआ करता था। वो राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस राजा के साथ एक परेशानी थी, और वो परेशानी ये थी कि उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था। उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था दोस्तों। वो राजा बहुत अच्छा था, दयालु था, प्रजा के लिए सब करता था, सब कुछ प्रजा के लिए ही वो करता था, लेकिन उसका एक पैर नहीं था। वो एक दिन अपने महल की गलियारों में, मतलब अपने लॉबी में घूम रहा था महल की, और वो देख रहा था कि बहुत सारी फोटो टंगी हुई है, और वो फोटो किसकी थी? उसके पूर्वज लोगों की थी। उसके पूर्वज लोगों की फोटो थी जो वो देख रहा था। सबकी फोटो एक से बढ़कर एक, आखिरी फोटो खाली थी। उसको ये पता था कि आखिरी फोटो में कौन आएगा, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो ये आखिरी फोटो में मेरी तस्वीर आएगी, लेकिन मेरी तो एक आंख और एक पैर नहीं है, तो मैं तस्वीर मेरे पास, मैं ये तस्वीर में कैसा दिखूंगा? मैं तो बहुत बुरा दिखूंगा इस तस्वीर में, आया ना? उसने ये सोचा कि मैं तो बहुत ही बुरा दिखूंगा इस तस्वीर में। दोस्तों उसने कई लोगों को, कई चित्रकार लोगों को बुलाया कि आपको मेरी तस्वीर बनाना है, आपको मुझे इस तस्वीर में ढालना है। तो अच्छे से अच्छे चित्रकार मना कर गए, अच्छे से अच्छे चित्रकार छोड़ बोले कि हम नहीं कर पाएंगे, आपकी तस्वीर हम नहीं बना सकते, आपको हम तस्वीर बनाकर नहीं दे सकते। तो अच्छे से अच्छे चित्रकार जब उनको मना कर गए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब क्या करे, लेकिन एक लड़का
चित्र बनाने के लिए तैयार हुआ और दरबार में आया। उसने 24 घंटे का वक्त मांगा कि 24 घंटा मुझे दीजिए, मुझे ये चित्र बनाना है, मैं बना के दूंगा आपको। दोस्तों बाकी जितने भी बड़े से बड़ा चित्रकार था वो डर रहे थे, कैसे बना पाऊंगा, एक आंख नहीं है राजा की, एक पैर नहीं है, गलत ही बनना है। दोस्तों लेकिन वो चित्र का वो जो था, उस बंदे ने हार नहीं मानी। उस बंदे ने बोला कि नहीं, मैं आपकी चित्र को बना के दूंगा, मैं आपका चित्र बना के दूंगा। दोस्तों 24 घंटे का वक्त मांगा और 24 घंटे के बाद वो लड़का चित्र बना के, राजा का चित्र बना के लेकर आ गया। और चित्र कैसा बना, वो चित्र दोस्तों मैं आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन में दिखाता हूं, आप अगर देख पा रहे हैं अच्छे से तो ये चित्र ऐसा बना। दोस्तों आप देखेंगे अच्छे से कि इस चित्र में उसको घोड़े पर बैठाया दिखाया गया है और वो त्रिशूल चला रहा है, राइट। उसको घोड़े पर बिठाया दिखाया गया और वो त्रिशूल चला रहा है या ना। देखिए कितनी सुंदर तस्वीर उसने बनाई। इस कहानी से क्या सीखा मैंने, इस कहानी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं दोस्तों, उस लड़के ने नेगेटिव नहीं सोचा, उस लड़के ने पॉजिटिव सोचा। उस लड़के ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करता हूं ना जिससे खुश हो जाए। लेकिन वो पहले जो बड़े बड़े चित्रकार थे उन्होंने नेगेटिव सोचा। तो दोस्तों जब आप डियर लाइफ में काम करेंगे तो आपको पॉजिटिव सोचना है, हर चीज में से पॉजिटिव निकालिए। बहुत सारे उदाहरण है, समय की कमी है, मैं सारे उदाहरण तो नहीं बता पाऊंगा। हमेशा अच्छे विचार रखना है, अच्छे विचारों का रखना है, बनना है। हम लोग अभी अभी कोरोना की वैक्सीन लगवाए हैं, है या ना। मैं कहूंगा कोरोना का जिस तरह से डोज हमने लगाया है ना, अच्छे विचारों का डोज हमको रोज लगाना चाहिए। हर दिन अच्छे विचारों का डोज लगाइए, आप जिंदगी भर अच्छे विचारों के बने रहेंगे। बुरी कंपनी को छोड़िए, बुरी कंपनी मतलब बुरी संगत, कंपनी मतलब संगत। एक आलू, अगर एक सड़ा हुआ आलू आप 100 अच्छे आलूओं के साथ रख देंगे ना, तो वो एक सड़ा हुआ आलू 100 अच्छे आलूओं को सड़ा देगा। दोस्तों आपकी संगति आपकी जिंदगी बदलती है। तो बुरी संगति को छोड़िए, नेगेटिव लोगों की संगति को छोड़िए, नेगेटिव लोगों के साथ समय बिताना बंद कीजिए, अच्छे लोगों में समय बिताना शुरू कीजिए, अच्छे माहौल में रहना शुरू कीजिए। जैसे माहौल में आप रहेंगे वैसा आप इंसान बनेंगे। बुरी आदतों को छोड़िए। डियर लाइफ से पहले आपके अंदर कोई बुरी आदत थी, ओके, लेकिन आप छोड़ना शुरू कीजिए, बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, अच्छी आदतों को अपनाइए, अपने रूटीन और शेड्यूल को ठीक करिए। मैंने इन सब चीजों को फॉलो किया, मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने बस यही चीजों को फॉलो किया और आज भी करता हूं और जिंदगी भर करूंगा। अपने डेली रूटीन और शेड्यूल को बदल डालिए। तो काम करने के समय को आप सुधारिए और अपने शेड्यूल को ठीक करिए, अपनी अनुसूची बनाइए। आपके पास दिन भर की प्लानिंग होना चाहिए। आपके सीनियर के साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिए, इतने बजे मुझे क्या करना है, इतने बजे मुझे क्या करना है, कितने बजे मैं मार्केट में जाके रिटेलिंग करूंगा, कितने बजे मैं इनवाइट करूंगा, कितने बजे काम करूंगा, क्या क्या काम कितने कितने बजे करना, उसका रूटीन बना लीजिए। ऑलवेज फॉलो एक्टिव लीडर। दोस्तों ये पॉइंट बहुत बड़ा है, इस पर एक पूरा सेशन किया जा सकता है, लेकिन मेरे दिल की करीब की कुछ बातें मैं आपको इसके लिए बोलना, 2 से 3 कहानियों के माध्यम से एक्टिव लीडर्स की परिभाषा देना चाहूंगा। एक समय में एक एरोप्लेन में कई सारे पैसेंजर बैठे हुए थे, एरोप्लेन उड़कर जा रहा था और एक 30-35 साल के युवक के बगल में एक 5-6 साल की लड़की बैठी हुई थी। एरोप्लेन ने उड़ान भरी और उड़ना शुरू किया। लगभग आधा 1 घंटा उड़ते उड़ते उसके बाद कुछ हलचल मचना शुरू हुई, बहुत वाइब्रेशन होना शुरू हुआ और वाइब्रेशन हुआ तो लोगों को डर लगना शुरू हुआ। लोग रोने लगे, बड़े बड़े लोग 35, 40, 50 साल की उम्र के लोग रोने लगे, घबराने लगे, शायद प्लेन क्रैश होने वाला है। दोस्तों उस लड़की को थोड़ी भी घबराहट नहीं हुई। उसके बगल में बैठा हुआ वो 30-35 साल का युवक सोच रहा था कि यार घबराहट नहीं हुई इसको। आधे घंटे के बाद जब प्लेन के साथ ऐसा होना शुरू हुआ और 10 मिनट के बाद जब ठीक हो गया तो बगल वाला लड़का उस लड़की से पूछता है, बेटे आपको पता है क्या हुआ था, अभी क्या हो गया था इस प्लेन में? तो बोलता हाँ, वो बोलती है 6 साल की बच्ची, हाँ मुझे पता था, प्लेन खतरे में था। तो सब लोग डरे हुए थे, आपके चेहरे पर डर क्यों नहीं था, आप घबराए हुए क्यों नहीं थे? तो दोस्तों उस लड़की ने क्या सुंदर जवाब दिया। उस लड़की ने कहा कि इस प्लेन को उड़ाने वाले मेरे फादर है, मेरे पापा है, और मैं जानती हूं मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। यस और नो? दोस्तों आपके लीडर ना पिता की तरह है, आपको कुछ होने नहीं देंगे, चिंता मत करिएगा। और अगर आप भी टीम बना रहे हो, आपके नीचे अगर एक व्यक्ति भी है ना, तो समझ लीजिए आपकी जिम्मेदारी बन चुकी है। आप
पिता की तरह बन चुके हैं, आपको उस पिता की तरह जिम्मेदारी लेना है। आइए ना एक मिनट, आप भी पिता की तरह जिम्मेदारी लेना शुरू कर दीजिए, जैसे हमारे लीडर्स लेते हैं। हमारे लीडर हमारे लिए वो रोल प्ले करते हैं, एक एक्टिव लीडर वो हमारे लिए वो रोल प्ले करता है। दोस्तों एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे माइंड में आया, पंखा, घर में पंखा होता है, आप जहां जहां बैठे होंगे वहां पर पंखा होगा। पंखा बोलता है बड़े गुमान से कि भैया हवा देता हूं मैं, लाइट कहती है बड़े गुमान से कि रोशनी देती हूं मैं, एसी कहता है बड़े गुमान से कि ठंडक देता हूं मैं। ये तीनों बड़े गुमान से कहते हैं, लेकिन अगर बिजली चली जाए तो ना ठंडक मिलेगी एसी की, ना रोशनी मिलेगी लाइट की, और ना ही पंखा हवा दे पाएगा। दोस्तों हमारा सीनियर बिजली की तरह है, वो बिजली है, वो बिजली है भैया। उस बिजली वो अगर चले गए ना आपके साथ, आप इधर उधर हो गए, तो दोस्तों शायद ना पंखे का कोई वजूद बचेगा, ना लाइट का कोई वजूद बचेगा, और ना ही एसी का कोई वजूद बचेगा, किसी का कोई वजूद नहीं बचेगा। एक और बात मेरे माइंड में आ रही है, छल्ला। अगर आप छल्ले को चाबी से अलग कर दोगे ना तो चाबी के अते पते नहीं रहेंगे, चाबी घूम जाएगी, चाबी खो जाएगी। हमारे सीनियर ना छल्ले की तरह है, अगर लगा रहेगा, लगाए रखेंगे तो हमको आगे बढ़ा देगी। चाबी को गुमान होता है कि भैया मैं तो ताला खोलती हूँ, अलग करके देखो चाबी के अते पते नहीं मिलेंगे। यस और नो? छल्ले हैं हमारे लीडर्स, हमको उनको कितनी कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कितनी उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी हर बात को माननी चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि डायरेक्ट सेलिंग में, डियर लाइफ में अपलाइन की, एक्टिव लीडर्स की क्या जरूरत है? मैं उससे बोलता हूं कि भाई ये लीडर्स का ही बिजनेस है, ये बिजनेस ही लीडर लोगों का है, उनको बस फॉलो करते चलिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। ये ताकतवर लोग होते हैं भैया, आप उनको बस फॉलो कर लीजिए। अगर आप एक बुलेट लीजिए, बुलेट मतलब गोली, हाथ से उसको दीवार पर मार दीजिए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा दीवार पर एक निशान पड़ जाएगा। लेकिन अगर वही गोली, वही बुलेट आप बंदूक की नली से चलाएंगे ना, तो सामने वाले के चीथड़े उड़ जाएंगे, सामने वाले धाराशाही हो जाएगा। दोस्तों बंदूक की नली है हमारे लीडर्स, ये लीडर्स हमारे लिए बंदूक की नली की तरह है। अगर हम गोली है ना तो वो नली के बिना हम किसी काम के नहीं है। तो दोस्तों लीडर की ये अहमियत है रियल लाइफ में, डायरेक्ट सेलिंग में, तो ध्यान रखिएगा, ये होते हैं लीडर्स। और बहुत कुछ है दोस्तों, तो लीडर हमेशा फॉलो कीजिए लीडर्स को। सेक्रीफाइस त्याग मांगता है भैया, कामयाबी त्याग मांगती है। आप कामयाब बनना चाहते हो लेकिन आपसे एक शादी नहीं छूट रही, आप कामयाब बनना चाहते हो लेकिन आपसे एक बर्थडे पार्टी नहीं छूट रही, आप कामयाब बनना चाहते हो आपसे बिस्तर नहीं छूट रहा, आप कामयाब बनना चाहते हो लेकिन आपसे ना दोस्त नहीं छूट रहे नेगेटिव, कैसे कामयाब बनोगे भैया? त्याग मांगती है कामयाबी, त्याग। दुनिया का हर आदमी त्याग करता है। कई लोगों की कहानियां है हमारे पास, जरूर सुनाएंगे, पर्सनल बैठिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। मेरे पास 1 घंटे का माइंडसेट है, सेक्रीफाइस को लेकर 1 घंटे बात कर सकता हूं मैं। तो त्याग मांगती है कामयाबी, त्याग करना शुरू कीजिए और हमेशा बच्चा बनकर काम कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज आपके सामने, उसका सबसे बड़ा कारण मैंने बच्चा बनकर काम किया, हमेशा बच्चा बना रहा। बी ए चाइल्ड, कभी अपने आप को बड़ा मत समझिए। आप उम्र में कितने ही बड़े हो जाओ, आप कितनी कामयाबी हासिल कर लो, आप कार खरीद लो, आप घर बना लो, आप विदेश घूमो, आप लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच जाओ, लेकिन अपने आप को बच्चा बना के रखो। बी अ चाइल्ड, कभी भी बड़े मत बनो। और जो बड़ा बन गया ना उस खत्म हो जाता है भैया, नन्हा बने रहो, नन्हा, लाइक अ फ्लावर। एक नन्हा सा पौधा, एक नन्हा सा पौधा, कितनी आंधी तूफान आ जाए, कितनी आंधी तूफान आ जाए, उखड़ता नहीं है। आंधी आती है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ धड़ाशायी हो जाते हैं। लेकिन एक जो पौधा होता है ना, वो अगर आंधी इधर चल रही है तो वो इधर हो जाता है, इधर चल रही है तो इधर हो जाता है या ना? वो कभी उखड़ता नहीं है। बच्चा बन के रहिए, किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाए, आपके लीडर को फॉलो कीजिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है आप अपने लीडर से ज्यादा इनकम कर लिए, आप अपने लीडर से ज्यादा थोड़ा सा कमा लिए, तो क्या हुआ भाई? बनाया तो उसने आपको है ना, उसकी वजह से तो कर पाए हो ना। यस और नो? दोस्तों हमेशा बच्चा बनकर काम कीजिए। छोटे लोग हमेशा जिंदगी में कामयाब होते हैं। छोटे लोग जो छोटा बनकर रहते हैं, बड़ा बनने की कोशिश कभी नहीं कीजिए। मैं कभी जिंदगी में बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता हूं, आप भी मत कीजिए दोस्तों। आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव होना शुरू हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा जिंदगी में तरक्की करना शुरू कर जाएंगे।
तो ये सारे बदलाव आपको करने हैं। तो क्या आप सभी लोग इन सारे बदलावों को करने के लिए तैयार हैं? मुझे बहुत सारे लोग सुने आज, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि भैया क्या ये काम मुझसे होगा? क्या मैं तो ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूं, मैंने तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं की है, क्या मैं 4 लोगों के सामने ठीक से बात कर पाऊंगा या कर सकता हूं? क्या ये सर जैसी बात कर रहे हैं, क्या ऐसी एनर्जी में, ऐसे एटीट्यूड में मुझसे बात होगी? कई लोग ये सोचते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं तो दिखने में अच्छा नहीं हूं, मेरी तो हाइट कम है, मेरी तो हाइट ज्यादा है, मैं तो गरीब घर से हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। दोस्तों, गरीब होना, पैसे नहीं होना, हाइट छोटी होना, हाइट ज्यादा होना, दुबला होना, पतला होना, मोटा होना, काला होना, गोरा होना, कोई मायने नहीं करता डायरेक्ट सेलिंग में। बस इन सब चीजों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, ये मैं आप वादा करता हूं। क्योंकि जो लोग ये सब बदलाव करेंगे, अपने सीनियर के सबमिशन मोड में रहेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा, कौन सीनियर सही है? जो सीनियर अपने सीनियर के सामने सबमिटेड रहता है, जो अपने सीनियर के सामने हमेशा सरेंडर करता है, उसके सामने आप भी सरेंडर कर दीजिए। जो अपने सीनियर को सबमिशन, जो अपने सीनियर के सबमिशन मोड में रहता है, आप भी उसके सबमिशन मोड में रहना शुरू कर दीजिए। यही है जो दोस्तों डियर लाइफ की कामयाबी का एक सबसे बड़ा कारण यही है। इसी से आप डियर लाइफ में कामयाब हो पाएंगे, इसी को करके आप डियर लाइफ में अपने आपको आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत कुछ है दोस्तों मेरे पास, बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन दोस्तों समय की कमी, बस एक कहानी बताकर इस पूरे सेशन को मैं एंड करूंगा। एक कहानी है जिसको मैं सुनाना चाहता हूं, स्टॉप करके अपनी शेयरिंग को। दोस्तों, दो सज्जन आपस में एक बार बात कर रहे थे। दो सज्जन आपस में एक बार बात कर रहे थे कि चलो हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और ईश्वर हमको दर्शन देंगे। उन्होंने सालों साल क्या भगवान की आराधना की, वो जो हिमालय में जाके करते हैं ना, वो वाला आराधना। तो दर्शन दिए भगवान ने। एक सज्जन ने उनसे वरदान मांगा। एक सज्जन ने वरदान में क्या मांगा? वह ये मांगता है कि मुझे ऐसा बना दो भगवान, हे ऊपर वाले, मुझे ऐसा बना दो जो कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, सब लोग मुझे दे, सब लोग मुझे दे। तो भगवान ने बोला तथास्तु। दूसरे ने बोला कि भगवान मुझे ऐसा बना दो कि मैं दुनिया को दूं, मुझे कोई कुछ ना दे। तो भगवान ने उसको भी बोला तथास्तु। दोस्तों, क्या जानते हैं पहला आदमी क्या बना होगा? दोस्तों, पहला आदमी भिखारी बना, बार बार दुनिया उसको देना शुरू कर दी। और दूसरा आदमी राजा बना और राजा दुनिया को देना शुरू किया। तो दोस्तों, आपको क्या बनना है? देने वाला या मांगने वाला? आप इस एटीट्यूड में काम कीजिए। आप देने वाले बन चुके हो, आप देने वाले बन चुके हो। डियर लाइफ आपको मिल गया ना, मतलब देने वाले बन चुके हो। इस एटीट्यूड में काम कीजिए और इसी एटीट्यूड में काम करते हुए आगे बढ़िए। मैं वादा करता हूं अपनी कंपनी को, अपने लीडर्स को, अपने टीम वालों को जिंदगी भर साथ दूंगा। साला मर जाएंगे लेकिन डियर लाइफ का नाम ऊपर लेकर जाएंगे, ये मैं वादा करता हूं, है ना? यही एनर्जी में आप भी काम कीजिए। मेरे साथ जो काम करेगा मैं उसकी जिंदगी बना दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो डियर लाइफ के साथ काम करेगा उसकी जिंदगी बदलनी है। इधर उधर की बातें सोचना बंद कीजिए और आगे बढ़िए। दिल में बहुत कुछ है लेकिन समय इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच प्रमोद सर, मुझ पर इतना भरोसा जताने के लिए। मैं नहीं जानता मैं क्या वैल्यू रखता हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है भैया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आज मुझे मौका दिया डियर लाइफ ने इस कदर लोगों से बात करने का। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आज यहाँ तक पहुंचा मेरे लीडर्स की वजह से। सबके लिए धन्यवाद। मेरी टीम, उसको भी बहुत सारा प्यार। और डियर लाइफ के परिवार के लिए मैं मौजूद हूँ, जब फोन लगाओगे हाजिर हूँ। रात को 2 बजे भी याद करोगे, राहुल पालीवाल आपके लिए हाजिर है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू सर। डियर लाइफ हमारा लाइफ सर। ओके, तालियां। यस 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 यस। ग्रेट 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 ग्रेट। अभी मुझे समझ में आ गया कि राहुल पालीवाल जी बच्चे क्यों बिहेव कर रहे थे। तो उनको पता है बच्चे बन के रहने से ही वो सक्सेस पाएंगे, ये उनका एक मंत्र है। उस मंत्र को फॉलो करते मैंने लगा शायद ये बच्चा एक है, पर वो मंत्र फॉलो कर रहे थे, उसलिए मुझे मेरा डाउट क्लियर हो गया। ग्रेट। आज का सर का जो ट्रेनिंग रहा, सर ने पहले बता दिया था कि जो आज वो बताने वाले हैं ऑलमोस्ट 90% लोगों का वही होगा हाल जो सर ने आज बताया है, ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा कि इफ राहुल पालीवाल सर
उस हार से आज चैंपियन बन सकते हैं, उनको चैंपियन का वो मान्यता मिल सकता है, देन आप लोगों को क्यों नहीं मिल सकता है? रियल लाइफ है तो सक्सेस ग्रांटेड है। ऑलरेडी हम प्रोग्राम कर रहे हैं एंड इसमें से बहुत सारे सक्सेस लोग अभी माने क्या ना वो बनना शुरू हो गया है। कार, घर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब कुछ आज बनना शुरू हो गया है रियल लाइफ के साथ। 3 साल ही खत्म हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, ओनली 3 इयर्स हमने कंप्लीट किया है एंड दो सुंदर मकान, अराउंड 18-19 हमारा कार अचीवर्स, पता नहीं कितना मोबाइल, कितना लैपटॉप, कितना फॉरेन ट्रिप, कितना नेशनल ट्रिप, कितना खत्म हो गया है। तो मैं चाहूंगा सभी लोग मेहनत करें। सर ने जो उनको मंत्र बताया कि वो 8 चीजें जो सर कर रहे हैं उसको आपको भी करना है, आपका लाइफस्टाइल में डालना पड़ेगा, तभी जाके आप एक चैंपियन बनोगे डियर लाइफ के साथ। ओके, थैंक यू। सेशन जबरदस्त रहा, अच्छा रहा सर एंड हम आगे भी चाहेंगे। आपने एक तो बात बताया, मैं उसको नोट डाउन किया हूँ कि ऑलवेज फॉलो एक्टिव लीडर्स, उसको ऊपर सेशन होना चाहिए, प्लस सेक्रीफाइस, उसका हम प्लानिंग करेंगे, जल्दी ही सेशन बनाएंगे एंड होगा तो आप ही को ही देंगे आपको बोलने के लिए। ओके, एंड आगे जाके ऐसे ऐसे टॉपिक चुनेंगे जो हमको सक्सेस बनाएगा इन डियर लाइफ। सॉरी। तो थैंक यू वंस अगेन। ये अभी ये सेशन खत्म हो रहा है, कल का सेशन फिर से करेंगे विद ए नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू। डियर लाइफ हमारा लाइफ। एंड आज का सेशन के बाद मैं चाहूंगा सभी लोग जुड़ जाइए। आज का भी 11 बजा हुआ है, पूरा दिन बचा हुआ है, मेहनत करो, आज का जो टारगेट है उसको हासिल करो एंड मंथ का जो टारगेट है उसको हमको जल्दी हासिल करना है। ओके, थैंक यू। डियर लाइफ हमारी लाइफ।